नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पूर्व सीएम रघुवर दास ने नई नियुक्ति नियमावली को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का वादा किया था, लेकिन नियुक्ति नियमावली बनाकर लोगों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस नियमावली के तहत कोई भी मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई झारखंड में कर ले तो वो स्थानीय माना जाएगा। वहीं इसमें हिंदी भाषा की अनदेखी भी की गई है। इस नियमावली से झारखंड के लोगों को नुकसान होगा। जो अभी नियुक्ति नियमावली बनाया, उस नियुक्ति नियमावली में झारखंड के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों समेत संपूर्ण झारखंड वासियों को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया है, ठगने का काम किया। वर्तमान सरकार में जो संशोधन किया है उसके अनुसार 10वीं तथा 12वीं की शिक्षा झारखंड से किया जाना अनिवार्य है। क्या वर्तमान सरकार, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या वर्तमान सरकार वैसे अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाना चाहती है जिसका जन्म झारखंड में नहीं हुआ? नए संशोधन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2015 से बाहर से आकर झारखंड आकर यहाँ के मैट्रिक पास करता हो और 2 साल इंटरमीडिएट कर लेता है तो यहाँ नियुक्ति के लिए योग माना जाए। एग्जाम्पल, कोई 9वीं दूसरे राज्य में पास किया, यहाँ अगर 10वीं में पास करता, मैट्रिक पास करता, 2 साल इंटरमीडिएट करता तो उसको यहाँ के इस नियुक्ति नियमावली के तहत उसे माना जाए। अगर वर्तमान सरकार ऐसा संशोधन कर रही है तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों और झारखंड वासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम का प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरे खबर को लेकर रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए, इस नियमावली को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब रघुवर दास ने साफ तौर पर इस नियमावली को युवाओं को गुमराह करने वाला बताया है। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर इससे पहले की सरकार की बात की जाए तो रघुवर दास के नेतृत्व में ही सरकार चल रही थी और उस दरमियान स्थानीय नीति हो या फिर नियोजन नीति, दोनों को परिभाषित किया गया था, जिसमें साफ तौर से 1985 से जो लोग झारखंड में रह रहे हैं उन लोगों को स्थानीय माना गया था। वहीं पहली क्लास से लेकर 10वीं की तक की पढ़ाई झारखंड में ही करने वालों को ही स्थानीय और नियोजन नीति का लाभ दिए जाने की बात थी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में। लेकिन वर्तमान में जो नियोजन नीति बनी है उससे कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया है, वो गंभीर है। क्योंकि पूरे अगर कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है और फिर इंटरमीडिएट कर लेता है तो वो इस राज्य में नियोजन नीति का लाभ उठा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्थानीय भाषा की बात की जाए तो कोई भी जो होता है वो यहाँ पर ट्यूशन लेकर या फिर किसी संस्थान से जो पढ़ाई है स्थानीय भाषाओं की उसे कर लेता है तो वो आसानी से एलिजिबल हो जाएगा यहाँ पर 4th और 3य ग्रेड की नौकरियों के लिए। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है और इस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वाजिब मुद्दा उठाया गया है और साफ तौर से जिस तरह से हिंदी को गौण कर दिया गया है जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है, उसे लेकर भी बीजेपी ने कटाक्ष किया है और जाहिर तौर पर कहा है कि दूसरी भाषाओं से बैर तो नहीं रखना चाहिए और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। बीजेपी को किसी और भाषा से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हिंदी को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी देश की भाषा है। झारखंड की पढ़ाई की बात की जाए तो सिर्फ 2 भाषाओं में यहाँ पर पढ़ाई होती है, खासकर इंटरमीडिएट तक की अगर बात की जाए तो जो पहली क्लास से अगर 10वीं या फिर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हो वो हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से होती है। जनजातीय भाषाओं के साथ पढ़ाई का कोई भी अभी तक संस्था को डेवलप नहीं किया गया है, ना पढ़ाई में उसे शुमार किया गया। तो इस वजह से भी लोगों को जो भी यहाँ पे रोजगार युवा हैं
उन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और सरकार जो कि जिस तरह से इस नियोजन नीति को बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो कहीं ना कहीं उसे आईना दिखाने का काम किया है। जी चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। लातेहार से एक बड़ी खबर, टीएसपीएस के एरिया कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। अनिल उराव उर्फ बादल जी ने सरेंडर किया है। डीआईजी और एसपी के सामने हथियार डाल दिए हैं। नई दिशा के तहत आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि अनिल उराव उर्फ बादल जी ने सरेंडर किया है। डीआईजी और एसपी के सामने अपने हथियार डाले और आत्मसमर्पण किया। नई दिशा के तहत यह आत्मसमर्पण किया गया। अनिल उराव पर 11 मामले दर्ज हैं। पहले वो जेजेएमपी में था और लेकिन बाद में टीएसपीएस में वो शामिल हो गया था। डीआईजी ने बाकी नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति का नक्सली फायदा उठाएं, नहीं तो पुलिस अपना काम करेगी। मैं अपील करना चाहूँगा भटके युवाओं से कि वो आत्मसमर्पण कर दें, मुख्य धारा में, राज्य हित में, समाज हित में, अपने हित में, अपने परिवार के हित में आत्मसमर्पण करें, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम करेगी। मेरे पास और वहीं बोकारो में दामोदर नदी की तेज धार में 3 छात्र बह गए। तीनों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर हरला थाना की पुलिस मौजूद है और गोताखोरों को बुलाया जा रहा है ताकि लापता बच्चों की खोज की जा सके। दरअसल भतुआ में दामोदर नदी शमशान घाट में बोकारो के सेक्टर 3, सेक्टर 9 और सेक्टर 12 के बाघराय बेड़ा के 9 बच्चे नहाने आए थे। इनमें से 4 बच्चे दामोदर नदी में नहाने उतरे थे, वहीं 5 बच्चे भाग खड़े थे। पानी की तेज धार में तीनों बच्चे बह गए, जिन्हें बचाने की कोशिश लगातार की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उनके साथ आए छात्र विपिन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सीओ मौके पर पहुंचे। वहीं गोताखोरों को लापता बच्चों की तलाश के लिए बुलाया गया है। इधर हादसे के बाद बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग नहाने के लिए गए थे यहाँ पे, तो 5 लड़का उतरा नहीं था और हम लोग 4 उतरे थे। तो 4 उतरे थे तो उधर जिधर गड्ढा था उधर एक लड़का जाने लगा, शुभम नाम का लड़का। तो शुभम नाम का लड़का जा रहा था, उसके बाद वो डूबने लगा तो गया, गोलू गया बचाने के लिए। तो गोलू बचाने गया, वो भी डूबने लगा। फिर हर्ष गया बचाने के लिए, तो हर्ष भी डूबने लगा। 5 बजे बोला मम्मी से कि हमारे ट्यूशन पढ़ के बैग उग लेके आया, तो हम लोग अभी मालूम चला भाग गया अभी तो नदी में। कितना उम्र था, कौन क्लास में पढ़ता था? 11 पढ़ रहा था। एकलौता है सर। 3 बच्चे जो है शायद बह गए हैं और 5 बच्चे जो बचे हुए हैं उसमें से एक लड़का जो है अभी थाना में है और उससे हम लोग विशेष जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ का बच्चा था ये लोग। और रेस्क्यू टीम के लिए हम लोगों ने बात किया है। पेटरवान में खेतकों में एक रेस्क्यू टीम है हमारा। हजारीबाग के झंडा चौक के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना से इलाके के व्यवसायियों में दहशत है। सदर विधायक प्रतिनिधि ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है और 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 24 घंटा के अंदर उसको पकड़ाना चाहिए। मैं बेचना चाहता हूँ आप तो आम जनता से कि आज झारखंड में हेमंत सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। 2 फायर हुए थे, 2 गोली की आवाज़ आई। उसके बाद तुरंत एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी और उससे एक लड़का जो था वो बहुत ही तेज़ रफ्तार में चलाते हुए सदर अस्पताल की तरफ वो भागा था। तो मुझे लगा कि शायद कोई हताहत हुआ होगा। जब मैं दौड़ के गया तो मुझे पता चला कि वहाँ किसी को गोली लगी नहीं है, वो हवाई फायरिंग थी। तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, फिर मौके पर काफ़ी लोग पहुँच गए थे। और देखिए, धनबाद के सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम ने कल घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। इसके बाद आज दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम सुबह घटनास्थल पर पहुंची और क्राइम सीन
फिर से रिक्रिएट किया। इस दौरान रोड को ब्लॉक रखा गया था। वहीं स्पेशल 3D कैमरे से 360 डिग्री फोटोग्राफी की गई। इस दौरान पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद रही। फिलहाल सीबीआई की टीम मीडिया से दूरी बनाकर चल रही है। आपको बता दें कि जज मौत के दोनों अभियुक्तों को सीबीआई 5 दिन के रिमांड पर ले चुकी है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। गोड्डा में विवाहित महिला से मिलने आए नाबालिग प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बीच चौराहे पर पोल पर बांध दिया। आरोपी भागलपुर के जगदीशपुर का रहने वाला है, लेकिन उसके रिश्तेदार मैरामा के कुमडीहा में रहते हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग साबुन लेने के बहाने महिला के ससुराल पहुंचा था, जहां महिला के ससुराल वालों ने उसे बंधक बना लिया। बाद में पुलिस के पहुंचने पर उसे छोड़ा गया। रोहित कुमार कहाँ घर पड़ता है? पुरैनी कहाँ पर? देर रात हुई बारिश की वजह से राजधानी रांची पानी पानी नजर आ रही है। रांची के अरगोड़ा इलाके में जलजमाव से फिर परेशानी बढ़ती दिख रही है। नगर निगम ने वीआईपी रोड में पिछले दिनों हुए जलजमाव से कोई सबक नहीं लिया। हालांकि निगम के 3 वाटर टैंकर और एक जेसीबी लगातार पानी निकालने में जुटे हैं। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि रांची जैसे इलाके में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, लेकिन आज हालात यही है। रांची में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अरगोड़ा कुंज विहार की स्थिति कुछ ज्यादा ही भयावह है कि घरों में ताले लटके हैं, तो बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बूढ़े घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और इसकी वजह निगम और जिला प्रशासन की उदासीनता है। कुंज विहार का जायजा लिया रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। इस वक्त हम आपको कुंज विहार अरगोड़ा इलाके का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से बारिश ने यहाँ पर कहर बरपाया है वो आप इन तस्वीरों को देख आसानी से समझ सकते हैं। हम भी जो हैं वो घुटने भर पानी में फ़िलहाल डूबे हुए हैं, और क्योंकि आपको ये तस्वीरें दिखाने ज़रूरी है क्योंकि राजधानी रांची में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। शायद ये बात पहले लोग कभी सोचा नहीं करते थे, लेकिन इस बार की मानसून ने लोगों को वो स्थितियां दिखा दी हैं कि लोग अब सोच रहे हैं वो पठारी इलाके में नहीं बल्कि मैदानी इलाके में रहने को मजबूर हैं। देख सकते हैं घरों में पूरी तरह से पानी जो है वो घुस चुका है, सामान जो हैं वो बर्बाद हो चले हैं और लोगों की परेशानी जो है वो काफ़ी बढ़ चली है। बीच रास्ते पर लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं तो घुटने भर पानी में खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्थितियां जो हैं वो इस इलाके की लगता है कि सड़कों पर गाड़ियां नहीं नाव लेकर निकलना पड़ेगा, वो स्थिति है। ये जिम्मेवार है, सरकार की जिम्मेवारी है। ये सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेवारी है, यहाँ के नगर निगम की जिम्मेवारी है कि यहाँ के सिचुएशन को देखे। लोग आए भी थे, देखे हैं। अब ऊपर आगे का क्या एक्शन लेंगे अब तो उनके ऊपर निर्भर करता है। पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी कमोबेश यही स्थिति थी। उस समय तो हेवी रेन हुई थी तो कुछ समझ में आ रहा था कि चलिए बारिश का पानी है इतना निकल, मगर कल तो वैसी बारिश हुई नहीं। तो फिर ऐसा क्या? मेरी माँ परसों हॉस्पिटल से आई है। डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर वो रहेंगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कैसे हम अपनी माँ की जान बचाएं? लोग जो हैं वो परेशान हैं, लेकिन नगर आयुक्त हों या फिर उपायुक्त, किसी को भी इसकी सुध नहीं है, जिस वजह से लोग अपने घरों में कैद हो चले हैं। फर्स्ट फ्लोर ज़्यादातर लोगों का डूब चला है और लोग जो है वो जो अपने ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट होने को मजबूर हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो घरों में कैद हैं। ज़रूरी सामान जो है वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी ही पानी है और कोई भी वाहन या फिर लोग निकलने से बच रहे हैं ताकि उनकी भी तबीयत ख़राब ना हो। कोरोना का भी माहौल है, ऐसे में सोचना होगा नगर निगम को, जिला प्रशासन को कि कैसे इस मोहल्ले वासियों की परेशानी को दूर किया जाए और भविष्य में इस तरह की तस्वीरें न देखने को मिले। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के निचले इलाकों में जलजमाव को लेकर नगर निगम के अधिकारी भी सड़कों पर नजर आए। अरगोड़ा बाईपास वीआईपी रोड पर बारिश के पानी की निकासी को लेकर जेसीबी और वाटर टैंकर और बोरिंग लगातार पानी
निकाला जा रहा है। वहीं कुंज विहार इलाकों को लेकर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वहां की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी ने उम्मीद जताई कि आगामी मॉनसून में स्थिति दुरुस्त होगी। है कि बारिश में जो निचला इलाका है प्राय वहाँ पे ही पानी की जल जवाब की समस्या होती है। तो हम लोग खुद पूरे टीम मॉनिटर कर रही है और हम लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। कुंज बिहार पर्सनली विजिट किया था क्योंकि पीछे से 3-4 तालाबों का पानी, वहाँ खेत भी पीछे में काफ़ी है और वो लो एरिया में बसा होने के कारण काफ़ी तेज़ी से वहाँ पानी का आउटफ्लो हो रहा है। तो हम लोगों वहाँ उस वार्ड के संबंधित पार्षद से हम लोगों ने बात किया। उसमें इस बार हम लोग बड़ा ड्रेनेज वहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो अनुशंसा किया, हम लोग वो पास करवा रहे हैं कि अगले साल जो मानसून में वो दिक्कत जो अभी फेस कर रहे हैं वहाँ के लोगों को ना फेस करना पड़े। वहीं लोहरदगा में बारिश से एक बार फिर कोयल नदी उफान पर है। कोयल नदी पर बना सीढ़ियों पुल पर जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिसके कारण पुल पर आवागमन कम है। हालांकि अब भी पानी पुल के ऊपर नहीं आया है, लेकिन और बारिश होने से लोहरदगा बेड़ो मार्ग पर आवागमन रुक सकता है। निर्मल महतो की 34वीं पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत राज्य में शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। शहीद निर्मल महतो जी के याद में उनके साथ साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस राज्य के लिए एक गौरव की बात है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया और जिनके बलिदान से आज हमें यह राज मिला। लोहरदगा में सलगी पंचायत के नामुदाग फॉरेस्ट डिवीजन में लोहरदगा टोरी रेलवे लाइन है। यहां रेलवे की ओर से झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जो झारखंड के साथ ही देश में 27 नंबर रेलवे पुल के नाम से मशहूर है। पुल के आसपास का पूरा इलाका पहाड़ और जंगल से घिरा है। इससे इस पुल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यह पुल पर्यटकों के साथ ही फोटोग्राफरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस पुल के एरिया के विकास पर ध्यान दिया जाए तो ये इलाका और समृद्ध हो जाएगा। ये जो ब्रिज बना है 27 नंबर पुल पूरे झारखंड में सबसे ऊंचा पुल है और यही पूरा अभी झारखंड ही क्या दूर दूर तक इसका नाम चला गया है और दूर दूर से लोग पर्यटन के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं और सरकार के जरिए बड़ा योजना यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों को पर्यटन स्थल विकसित होने से रोजगार भी मुहैया होगा और लोगों आनंद के लिए भी लोग आते जाते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर अगर सरकार कुछ और भी सुविधा मुहैया कराएं तो पर्यटकों के साथ साथ हम फोटोग्राफरों के लिए भी एक अच्छा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा वो, और साथ ही साथ सरकार को जो पर्यटन के द्वारा जो राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें वृद्धि हो सकती है। सिमडेगा के कांसजोर डैम से 24 किलोमीटर तक पक्की नहर का निर्माण 58 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया। इसका निर्माण का जिम्मा श्री साई कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, लेकिन कंपनी पर आरोप है कि घटिया निर्माण किया गया। कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। शिकायत मिलने के बाद झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति समेत 5 विधायकों की टीम ने कांसजोर डैम का निरीक्षण किया। सभापति ने कहा कि जांच कर इसकी रिपोर्ट व विधानसभा को सौंपेंगे। जांच हुआ नहीं है, हम लोग देखने के लिए हैं। कुछ लोगों के द्वारा कंप्लेन दिया गया था कि यहाँ पर थोड़ा सा नहर में जो गुणवत्ता होना चाहिए बनने में उसका, तो उसी को हम लोग देखें। क्योंकि लोक लेखा समिति है, अब जांच का रिपोर्ट या जांच के बारे में अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन जो हमारा विधानसभा की जो समिति है, समिति के माध्यम से हम इसको जा करके फिर रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा इस विषय पे।
स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में हैं। यहां वो मानगो में नेचर पार्क का भ्रमण करने पहुंचे। इस दौरान पार्क में फैली गंदगी देखकर वे भड़क उठे। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत मिली थी कि नेचर पार्क पर गंदगी की वजह से मॉर्निंग वॉकर्स को परेशानी हो रही थी। इसके बाद ही वे जांच करने पहुंचे थे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने पार्क का भ्रमण कर फैली गंदगी पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को व्यवस्था में जल्द सुधार लाने के आदेश दिए। यहाँ की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपया का एक प्राक्कलन भेजा है, तो उसकी भी थोड़ी समीक्षा करनी है। साथ में थोड़ा अभी वर्तमान में जो झाड़ी वगैरह निकले हैं वो उस चीज़ को भी हम लोगों को थोड़ा साफ़ सफाई करनी है। तो उसी के लिए हम लोग आए थे कि ताकि आम लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसी के लिए देखने आए थे और इसको जो है थोड़ा साफ सफाई करवाना है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत की कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।